अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं वाहनूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि पंजाब में अकेली खातून के साथ इस्मत दरी का एक और वाकया सामने आ गया। जड़ावाला रोड पर थाना मांगटावाला के करीब लड़की को लिफ्ट के बहाने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने वाकये के 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। पंजाब में एक और लड़की की इज्तिमाई आबरूरेज़ी कर दी गई। शेखुपुरा में लिफ्ट देने के बहाने 6 मुल्जिमान लड़की को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए। वाकया पेश आया शेखुपुरा रोड पर तहसील जड़ावाला के नवाह मांगटावाला में, जहां एक लड़की बस खराब होने पर दूसरी गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी कि करीब से गुजरते 6 कार सवारों ने गाड़ी रोकी और खड़ा होने का सबब पूछने के बाद लिफ्ट की ऑफर की। लड़की गाड़ी में सवार हो गई। कार सवार अफराद ने खातून को लिफ्ट देने के बाद नशावर चीज पिलाकर ज्यादती की और हालत गैर होने पर खेतों में फेंक कर फरार हो गए। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ताहम कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस लेते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। वाकया 24 सितंबर को पेश आया था, जबकि पुलिस ने 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। आजी पंजाब इनाम गनी ने भी सड़क पर खड़ी लड़की से मुबैना ज्यादती का नोटिस लेते हुए RPO शेखुपुरा से फौरी रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत की है। कराची में कोरोना के वार बढ़ने लगे। सूबाई हुकूमत ने जिला गरबी के गडाफ टाउन मंगूपीर UC 8 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर भर के दर्जनों रेस्टोरेंट्स और दुकानों को भी सील कर दिया गया। शहर कैद में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। सूबाई हुकूमत ने हिकमत अमली भी तब्दील कर ली। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। इसके पेश नजर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तजवीज पर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने जिला गरबी के मुतासरा इलाकों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जिला गरबी से एक ही UC से 22 अफराद में कोरोना की तस्दीक होने के बाद मंगूपीर UC 8 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का फौरी नफाज किया गया है। इलाके में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया है। इलाके में दाखिल होते और बाहर जाते हुए फेस मास्क पहनना लाजमी होगा। इलाके में तमाम ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और किसी भी किस्म के अवामी इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ राशन की दुकान और मेडिकल स्टोर खोलने की इजाजत होगी। इलाके में तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल होंगी और तमाम होम डिलीवरीज पर भी पाबंदी होगी और घर से सिर्फ एक शख्स जरूरी अशिया खरीदने के लिए बाहर आने जाने की इजाजत होगी। कोरोना केसेस में इजाफे को देखते हुए कमिश्नर कराची की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने जिला जनूबी, वस्ती और मलीर में पुलिस की मदद से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1 दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट्स और दुकानों को सील कर दिया है। दूसरी जानब सिंध के वजीर तालीम सईद गनी ने कहा है कि कोरोना केसेस के बाद स्कूलों को दोबारा बंद करने की बातें महज अफवाह है। सिंध हुकूमत मुसलसल स्कूलों की निगरानी कर रही है। खराब सूरत हाल होने पर हालात के मुताबिक फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस बढ़ने पर लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। सूबे में कोरोना जिंदगियां निगलने लगा है। मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर जाहिद हुसैन मेमन कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। जाहिद मेमन को 10 रोज कबल कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ तबीयत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, ताहम वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। कराची में कोरोना का फिर वार। केसेस में इजाफे के बाद मंगूपीर की UC 8 सील कर दी गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर शहर में मुतादिद रेस्टोरेंट्स भी सील कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद में कोरोना वायरस ने एक बार फिर पलट कर वार करना शुरू कर दिया है। कराची का इलाका है मंगूपीर की UC 8 में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफे के बायस जो है मंगूपीर की UC 8 को जो है वो सील कर दिया गया है। वहाँ की जो रहायशी हैं उनको आने जाने की इजाज़त नहीं है। अगर उनको जाना है तो SOPs के तहत जाएंगे, जबकि गैर मुताल्लिका अफराद का जो है उस इलाके के अंदर दाखिला जो है वो ममनू कर दिया है। तमाम तरह वहाँ की कारोबारी सरगर्मियाँ बंद कर दी गई हैं। सिर्फ राशन और मेडिकल स्टोर्स की दुकानें जो हैं वो खुली रहेंगी और जो वहाँ की जो रहायशी हैं उनको सिर्फ जो है SOPs के तहत आने और जाने की इजाज़त दी जाएगी। अगर हम दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं SOPs की खिलाफ वर्जी की, तो SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जो है शहर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को भी जो है सील किया गया है। इस वक्त मैं हुसैनाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन अजगर यहाँ पे आपको दिखाए कि यहाँ की दुकानों पे जो है दुकानों को सील कर दिया गया जिन्होंने जो है वो SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। खाली यहाँ पे ये दुकान नहीं बल्कि इसके साथ और भी दीगर दुकानें हैं जिनको सील किया गया है। अगर हम बात करते हैं क्लिफ्टन दुआ चौक की,
تو وہاں پہ بھی جو ہے دوا چوک پہ 3 ریسٹورنٹ سیل کیے گئے ہیں، بورڈ بیسن پہ 2 ریسٹورنٹ سیل کیے گئے ہیں، جبکہ صدر اور دیگر علاقوں میں جو ہے SOP کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے وہ ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ جی عطا حسین آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملک میں کورونا کے 543 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,825 ہو گئی۔ 2,97,497 مریض وائرس کو شکست دے چکے، جبکہ کورونا سے مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 543 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,12,806 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,825 ہو گئی ہے۔ وائرس سے تاحال 2,97,497 کورونا متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 6,484 ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز ملک میں کورونا کے 34,239 ٹیسٹ کیے گئے۔ ملک بھر کے 735 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ کورونا مریضوں کے لیے 1,912 وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ کورونا کے 98 مریض وینٹیلیٹرز پر موجود ہیں۔ ملک کے مختلف اسپتالوں میں 708 مریض داخل ہیں۔ سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,37,106 ہو گئی۔ پنجاب میں مریضوں کی تعداد 99,479 رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 37,811۔ بلوچستان میں 15,821 ہو گئی۔ اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 16,611۔ آزاد جموں و کشمیر میں 2,731 اور گلگت بلتستان میں 3,787 ہو گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس پر وقفے کے بعد سماعت جاری ہے۔ یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ ریفرنس میں کچھ دستاویزات نہیں ہیں، جبکہ وکیل فاروق ایچ نائک کے پہلے گواہ پر جرحات جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اسلم کھوکر سے۔ اسلم، سماعت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، کاشف احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس جو ہے اس کی سماعت جو 11 بجے تک ملتوی کر دی گئی تھی، اب دوبارہ سے شروع کر دی گئی ہے۔ اور جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو یوسف رضا گیلانی کے جو وکیل ہیں انہوں نے کچھ جو اعتراضات اٹھائے ریفرنس میں دستاویزات نہ ہونے پر، جس پر عدالت نے یہ کہا ہے کہ جو ریکارڈ ہے وہ بعد میں فراہم کر دیں گے، آپ جو ہے جو ابھی ریکارڈ کر دیتے ہیں۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک جو ہے انہوں نے جو پہلے گواہ عمران ظفر ہیں ان پر اپنی جرح جاری رکھی ہوئی ہے اور ان کے سوالات کا سلسلہ جو ہے اس وقت جاری ہے۔ جی بہت شکریہ اسلم، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت نے اشتہاری قرار دلوانے کے لیے نیب سے ابتدائی رپورٹ طلب کر لی۔ احتساب عدالت کے جج اسد علی نے نواز شریف سمیت دیگر کے خلاف پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی کیا رپورٹ آئی ہے، جس پر نیب افسر نے بتایا کہ نواز شریف کے وارنٹ لندن میں ان کی رہائش گاہ پر وصول کرا دیے ہیں۔ نواز شریف جان بوجھ کر ریفرنس کا سامنا نہیں کر رہے، جس پر عدالت نے واضح کیا کہ قانون کے مطابق نواز شریف کے خلاف اشتہاری کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ عدالت نے نیب سے نواز شریف کو اشتہاری قرار دلوانے کی ابتدائی رپورٹ طلب کر لی۔ احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس پر مزید کارروائی 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے تحریری فیصلے میں لکھا ہے کہ شہباز شریف کے داماد ہارون یوسف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں ہو سکی۔ ہارون یوسف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ اس کی رہائش گاہ کے باہر اور عوامی مقامات پر طلبی کے اشتہار لگائے جائیں۔ تفتیشی افسر نے نصرت شہباز اور رابعہ عمران کے قابل ضمانت وارنٹ کے حوالے سے رپورٹ جمع کرائی، جس کے مطابق دونوں خواتین روپوش ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف کے اہلیہ اور بیٹی رابعہ عمران کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے جاتے ہیں۔ فارن آفس نے ڈائریکٹر سلمان شہباز کی وارنٹ گرفتاری کی رپورٹ جمع نہیں کرائی۔ آئندہ سماعت پر متعلقہ افسر ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دیں۔ شہباز شریف کی بیٹی جویریہ کی مستقل حاضری سے معافی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ نون لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے اجلاس میں نواز شریف خطاب کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دوپہر 2:30 بجے ماڈل ٹاؤن میں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے۔ اجلاس میں موجودہ حالات کے پیش نظر سیاسی حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ اجلاس میں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اراکین کا انتخاب بھی کیا جائے گا۔
नैब ने करप्शन इल्जामात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम के बेटे मखदूम जलीलुज्जमा को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक नैब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहूम रहनुमा मखदूम अमीन फहीम के बेटे मखदूम जलीलुज्जमा को कराची में सुपर हाईवे के करीब उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। मखदूम जलीलुज्जमा अलमारूफ मखदूम हबीबुल्लाह ताल्लुका हाला के साबिक नाजिम रह चुके हैं। इन पर साबिक अकाउंट ऑफिसर मुश्ताक शेख के साथ मिलकर करप्शन का इल्जाम है। जराये के मुताबिक मखदूम हबीबुल्लाह को नैब ने अगस्त में तलबी का नोटिस जारी किया था, ताहम वो नोटिस के बावजूद पेश नहीं हुए थे। डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद कहते हैं चेयरमैन नैब के मेरिट पर वाज़ेह अहकामात हैं, जिसके खिलाफ सबूत होंगे कार्रवाई उसके खिलाफ ही होगी। हम मेरिट पर चल रहे हैं और मेरिट पर ही चलेंगे। शहबाज शरीफ को घर से खाना और अद्वियात लाने की इजाजत है। शहबाज शरीफ मुकम्मल आराम से हैं, बिस्तर घर से लाए हैं, किताबें भी पढ़ते हैं। नैब ने आज घटछूट की बातें हो रही सर अपोजिशन जमातों की तरफ से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे चलता है और मेरिट पे ही चलेगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि मैं नैब साहब के बहुत क्लियर ऑर्डर है, उसका एविडेंस होगा, काम उसी पे होगा। और एविडेंस अपोजिशन की ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर उसी पे काम होगा। जब किसी और की आएगी तो भी सरकारी किसी बंदे की जो इस वक्त हुकूमत में लोग हैं उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आपके पास? नैब लाहौर में कंप्लेंट नहीं है उस लेवल की, किसी और का है तो मुझे पता नहीं। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि लाड़काना में इंसाफ की बालादस्ती और करप्शन के खात्मे के लिए रैली निकाली जा रही है। सिंध हुकूमत ने मुतासिरीन सैलाब के लिए कुछ नहीं किया। बिलावल जरदारी इस्लामाबाद में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमली काम सिफर है। लाड़काना मजलूम शहर है। लाड़काना के साथ बहुत ज्यादती की है सिंध के हुक्मरानों ने। सिंध के हुक्मरानों ने सिर्फ बात करते हैं। बिलावल जरदारी इस्लामाबाद जाकर बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, लेकिन अलमिया ये है कि यहाँ ना लोगों के साफ पानी है, लेट यहाँ लग चुकी है, दवाइयाँ यहाँ बिकती हैं, इंसाफ यहाँ नहीं मिलता है। पुलिस वाले को थाने में घुस के यहाँ जूते मारे जाते हैं। 1-2 महीने से एक बच्ची कूंज खोकर के साथ ज्यादती हुई, उसके कातिल नहीं पकड़े जा रहे। आज इंसाफ की बालादस्ती के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए और इंशाल्लाह सिंध के पूरे सिंध को बताने के लिए कि सिंध कौमी धारे में किसी से कम नहीं है। बहुत बड़ी रैली है। पीपी रहनुमा सईद गनी हुकूमत पर बरस पड़े, कहा महंगाई की सूरत हाल इंतहाई खराब है। अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। आटा, चीनी हो या पेट्रोल, हर चीज के दाम बढ़ा दिए गए। कराची में गैस का शदीद बहरान है। ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट हो अपने लोगों से, अपनी आवाम से, और चलें सूबा सिंध में नहीं आए, उनको पसंद नहीं है पीपल्स पार्टी हुकूमत, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी अपनी हुकूमत है, वहाँ लोग मुतासर हुए, वहाँ भी नहीं गए। बलोचिस्तान के लोग बहुत मुतासर हुए, वहाँ नहीं गए। पंजाब के कई ज़िलों में नुकसान हुआ है बारिशों से, वहाँ लोगों के पास नहीं गए। तो लोगों से लाताल्लुक रहकर हुकूमतें इस तरह नहीं चला करती हैं। और दूसरी तरफ महंगाई की जो हालत उन्होंने कर दी है, दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी हैं, बिजली नापेद हो रही है, गैस की कीमतें बढ़ा दी हैं, आटे का जो सूरत हाल आपके सामने है, चीनी की सूरत हाल आपके सामने है, डॉलर्स को कहाँ पहुँचा दिया है, पेट्रोल माफिया के कहने में 25 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया है। तो हर वो चीज़ जिससे किसी आदमी की कोई किसी भी तरह का कोई ताल्लुक बन सकता है आम आदमी का, वो उन्होंने आम आदमी की पहुँच से निकाल दी है। इस हुकूमत के होते हुए ना ये मुल्क तरक्की कर सकता है, ना मुल्क की मईशत तरक्की कर सकती है। और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची की जिला गरबी की तकसीम के खिलाफ दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है। सिंध हाई कोर्ट में रुकने कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ आमिर लियाकत की जिला गरबी की तकसीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार के वकील ने नए जिले के कयाम का नोटिफिकेशन अदालत में जमा करवा दिया। अदालत दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिला गरबी की तकसीम और जिला किमाड़ी का कयाम गैर आईनी है और जिला गरबी की तकसीम में क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। लाहौर नारोवाल रोड की अदम तामीर के खिलाफ दरख्वास्त, क्या तहकीकात की हैं आपने? चीफ जस्टिस का डीजी नैब से सवाल। डीजी नैब ने जवाब दिया कि सड़क की तामीर चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई है। कमेटी ने मौके पर जाकर सैंपल लिए और टेस्ट किए। मजीद कहा कि सड़क 6 साल में मुकम्मल हुई,
पुरानी सड़क तोड़े बगैर इस पर नई सड़क बना दी गई। डीजी नैब ने मजीद कहा, प्लानिंग के फुकदान के बाइस सड़क की हालत बहुत खराब है। अदालत में कहा गया कि 6-6 साल में सड़क बनेगी तो मुकम्मल होने से पहले ही टूट जाएगी। अदालत में मजीद कहा गया कि नारोवाल रोड जितना अच्छा होगा, मजहबी सयाहत को फरोग मिलेगा। मंसूबे इस वजह से नामुकम्मल ना छोड़ें कि इफ्तिताह पिछली हुकूमत ने किया था। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस के हवाले से आपको खबर दें, लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी है। दरखास्त में अद्वियात की कीमतों में इजाफे को चैलेंज किया गया। ड्रेप ने जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी थी। दरखास्त पर आइंदा समाअत 7 अक्टूबर को होगी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस में लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी है। दरखास्त में अद्वियात की कीमतों में इजाफे को चैलेंज किया गया। ड्रेप ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत मांगी थी। दरखास्त पर आइंदा समाअत 7 अक्टूबर को होगी। कराची में बिल बोर्ड हटाने के खिलाफ केस, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। तमाम पब्लिक एरियाज से बिल बोर्ड हटाए जाएं, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। अदालती अहकामात पर तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स और प्राइवेट सेक्टर अमल करें। आपको बताएं कि कराची में बिल बोर्ड हटाने के खिलाफ केस, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है, जबकि अदालती अहकामात पर तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स और प्राइवेट सेक्टर अमल करें। और कुछ मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आवाम को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई है। BRT मंसूबा आर्जी तौर पर बंद क्या हुआ, आवाम एक बार फिर पुरानी बसों पर सफर करने पर मजबूर हो गए। मजीद जानेंगे अदनान शाहिद से। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से आवाम को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए शहर में मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे का बाकायदा तौर पर 13 अगस्त को इफ्तिताह किया गया था। मगर बसें चलने के बाद शहर में जितनी भी लोकल चलने वाली ट्रांसपोर्ट थी उसको ख़त्म करने का फैसला किया गया था। मगर एक माह बाद ही जो बसें हैं बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की वो ख़राब होना शुरू हो गई, या तो आग लगने के वाक़यात जो थे उसमें रहनुमा हो लगे। तो सूबाई हुकूमत की जानिब से बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की जो सर्विस है उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर पेशावर शहर में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो एक बार फिर सरगर्म दिखाई दे रही है। जो शहरी हैं वो सफरी सहूलियात की बजाय अब धक्के खाने पे जो हैं वो मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मैं पेशावर के मेन GT रोड पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन हमजा आपको दिखा सके तो इस वक्त भी जो बसें हैं वो एक बार फिर जो हैं रवा दमा दिखाई दे रही हैं। शहरी जो हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स कॉलेज वगैरह जाते हैं वो भी अब इन्हीं बसों का जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे। पहले जो थी वो बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की जो बसें थी उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, मगर जब से सर्विस बंद हुई है तो शहरी जो हैं यहाँ पर इन बसों लोकल बसों का जो है वो इस्तेमाल करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं। मगर हमारी बात यहाँ पर जब शहरियों से हुई तो उनका यही कहना था कि अरबों रुपए जो हैं वो प्रोजेक्ट पर लगाए गए हैं, मगर गैर मेयारी प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया गया, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी और इनकी जो मुश्किलात है उसमें मजीद जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जी सही, बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद। कराची का सबसे बड़ा ग्रीन लाइन मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। मंसूबे की अदम तकमील से शहरी अच्छी और सस्ती सफरी सहूलियात से महरूम दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानेंगे अशरफ सलंगी से। जी अशरफ। जी देखिए, कराची का सबसे बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन जो कि ताहाल नामुकम्मल है, जिसकी वजह से कराची वाले जो है अच्छी और सस्ती सफरी सहूलियात से अब तक जो है महरूम होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये गुज़िश्ता 4 सालों से तामीर हो रहा है, इसका काम जो है चल रहा है, जिसकी जो ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ। कैमरामैन अगर इस तरफ दिखाएं तो ये तमाम काम जो है इसका बाज़ जगहों पर बाज़ मकामात पर जो है मुकम्मल हो गया है, लेकिन मुख्तलिफ मकामात पर काम रुक जाने की वजह से सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से ये मंसूबा ताहाल जो है बेसूद है, बेफ़ायदा है। शहरियों के लिए जो है ये फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सका। और इस मंसूबे को जो है 2016 के दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, जिसको अगले 2 सालों में मुकम्मल किए जाने का कहा गया था, लेकिन ये मुकम्मल नहीं हुआ और मज़ीद 2 साल और भी गुजर गए। अब इस मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि ये रवां साल के आखिर में मुकम्मल हो जाएगा। ताहाल ये मंसूबा नामुकम्मल होने की वजह से इस सहूलत से शहरी जो है महरूम होते हुए नज़र आ रहे हैं।
शहरियों का कहना है कि अगर जितने भी मंसूबे हैं वो मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल हो जाएं तो शहरियों को अच्छी और सस्ती सफरी सहूलियात से जो है आरास्ता होना पड़ेगा और उनको सस्ती सफरी सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। जी अशरफ सोलंकी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बाद मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस का कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस 3 साल गुजरने के बावजूद तामीर नहीं हो सका। कंट्रोल ऑफिस आर्जी तौर पर बनाए गए कंटेनर्स ही में मौजूद है। मजीद जान लेते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद काशिफ। जी बिल्कुल, वाकईतन बहुत ज़्यादा तवील अरसा गुजर चुका है। मेट्रो बस सर्विस शुरू हो चुकी, लेकिन इसके आगाज़ से कबल ही शुरू होने वाला जो मंसूबा था कमांड एंड कंट्रोल का कि जैसे ही मुल्तान में मेट्रो बस सर्विस का आगाज़ होगा तो उसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पर तामीर किया जाएगा, इस बात को तवील अरसा गुजर चुका, लेकिन ताहाल ये मंसूबा अपने पाए तकमील को नहीं पहुँच सका। अभी भी यही सूरत हाल है कि जो आर्जी तौर पर कंटेनर्स लगाकर ऑफिस कायम किए गए थे मेट्रो बस सर्विस के हवाले से, आज तक वही कंटेनर्स के ऑफिस वहीं के वहीं मौजूद हैं। और इस वक्त जो मेरे अकम में नज़र आ रही है इमारत, इसी को तजवीज़ किया गया था कि इसको यहाँ पर मेट्रो बस सर्विस के कमांड एंड कंट्रोल ऑफिस के हवाले से इसको तामीर किया जाएगा, लेकिन ताहाल अभी तक ये मंसूबा जो है वो अपनी पाए तकमील तक नहीं पहुँच सका, क्योंकि फ़ंड्स के हवाले से बात की जाए तो यही बताया जा रहा था कि फ़ंड्स जो हैं उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आ गई थी, बंद कर दिया गया था ये मंसूबा, जिसके बाइस ताहाल तक ये मंसूबा अपने पाए तकमील को नहीं पहुंच सका। और इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि कंटेनर्स में ही जो मेट्रो का पूरा इंतज़ाम है वो वहीं पर उसी तरीके से मशीनरी लगाकर वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्जी तौर पर उसको तामीर किया गया था, लेकिन एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद वो ऑफिस उसी तरीके से कंटेनर्स ही में मौजूद हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अहमद काशिफ। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें बढ़ा दी गई। एलपीजी की कीमत फी किलो 3 रुपए इजाफा कर दिया गया। फी किलो एलपीजी की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। अशय खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल तब्दीली जारी। मुल्क में जारी महंगाई से अवाम का जीना पहले ही दोबर, अब मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशय खुर्दनोश की कीमतों की ब्रेकें फेल हो गयी। घी और कुकिंग ऑयल समेत मुख्तलिफ अशिया महंगी हो गयी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 33 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया गया। टूथब्रश 14 से लेकर 35 रुपए, टूथपेस्ट की कीमत में 5 से लेकर 20 रुपए तक इजाफा किया गया। रेड चिली पाउडर 73 रुपए, मिल्क चॉकलेट की कीमत में 5 रुपए, शेविंग क्रीम 20 रुपए तक महंगी कर दी गई। साबुन समेत दिगर अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसका इतलाक हो गया। इधर तब्दीली सरकार ने एलपीजी की कीमत में 3 किलो इजाफा कर दिया है। फी किलो एलपीजी की कीमत 120 रुपए तक पहुंच गई। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ग्रिलो सिलेंडर की कीमत 1382 से बढ़कर 1416 रुपए तक पहुँच गयी है। आम मार्केट में आटा हो या चीनी, मुकर्ररा निर्ख पर मिलना ख्वाब बन गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और दालें दस्तयाब ही नहीं। मजीद सूरत हाल जान लेते अपने नुमाइंदा इजलाल हैदर से। इजलाल, क्या सूरत हाल है? जी, अशिया खुरोनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और इस वक्त यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ और गुज़श्ता रोज़ जो मुख्तलिफ अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं और उसके अलावा गैस जो है वो 25% महंगी करने की जो है वो फैसला किया गया है। गैस में भी इजाफा किया जा रहा है। तंदूर फिलहाल उससे मुस्तस्ना होंगे। यूटिलिटी स्टोर में बात की जाए अशिया खुरोनोश की तो उसकी भी कीमतों में, घी की बात करें और तेल की तो उसमें भी 2 रुपए से लेकर 4 रुपए तक इजाफा किया गया है। और यहाँ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जी आप बताइएगा यहाँ चीज़ें अवेलेबल हैं और जो कीमतों के बारे में आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे सिर्फ आटे में है बचत है, या चीनी ले ले आप तो उसमें बचत है। तो ये कहते हैं आटा और चीनी मतलब कि एक साथ आपको नहीं मिलेगी, और एशिया ले 1000-1500 रुपए की और ख़रीदारी करें तब जाके आपको आटा और चीनी मिलेगी। अगर गरीब आदमी के पास ये मुझे बताएं कि 1000-1500 रुपये ना हो, जिसे सिर्फ चीनी की ज़रूरत हो या आटे की ज़रूरत हो, वो बेचारा क्या करेगा गाड़ी तक। शहरी हमारे साथ मौजूद थे, इनका ये कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो दस्तियाब नहीं, और अगर दस्तियाब है तो वो मुख्तलिफ शराइत पर उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी या आटा जो है वो नहीं दिया जा रहा, दीगर अशिया ख़रीदने के साथ जो है वो आटा दिया जाएगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूटिलिटी स्टोर में, यहाँ पर आटा जो है वो मौजूद नहीं है। साथ ही अगर दाल चना की बात करें तो दाल चना भी मौजूद नहीं, बहुत सी अशिया यहाँ मौजूद नहीं। इसी तरीके से शहर लाहौर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स में भी जो चीनी और
کی بات کی جائے تو وہاں پر 100 روپے سے زائد میں فی کلو چینی فروخت کی جا رہی ہے۔ آپ لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد راولپنڈی کے باسیوں کے لیے میٹرو بس سروس تو شروع کر دی گئی، لیکن ٹرانسپورٹ کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ شہری کہتے ہیں کہ ان بسز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، جڑواں شہروں کی بڑھتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ بسز ناکافی ہیں۔ مزید جانیں گے سہرش خان سے۔ جی سہرش۔ جی بالکل، راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے میٹرو بس کی سہولت تو دے دی گئی، لیکن مختلف قسم کے مسائل بھی یہاں پر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ دونوں شہروں کے جو عوام ہیں ان کی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے، آبادی ہے، اس کے مطابق یہ سہولت جو ہے وہ ناکافی ہے۔ بسوں کی تعداد بھی کم ہے، بسوں کے اندر جو رش ہے اسی وجہ سے بہت زیادہ رہتا ہے، خاص طور پہ صبح کے اور شام کے اوقات میں یہ رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کھڑے ہو کر بھی ان بسوں کے اندر سفر کرنے پہ مجبور ہیں، جبکہ خواتین کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی ایسی سختی نہیں ہوتی کہ ان کی جو سیٹس ہیں ان کے اوپر مرد حضرات نہ بیٹھیں، تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، یہاں پر کم از کم جو سہولیات ہیں وہ بہتر ہونی چاہیے۔ ٹرانسپورٹ سسٹم بہت عرصے سے یہاں پر دہائیوں سے ہی ابتر صورتحال کا شکار ہے، پراپر یہاں پہ ایسا سسٹم نہیں ہے کہ جو جنرل پبلک ہے وہ سکون سے اس کے ساتھ سفر کر سکے، کم کرائے کے ساتھ اپنا جو فاصلہ ہے اس کو طے کر سکے۔ اور پھر یہاں پہ بڑی آبادی جو ہے لوگوں کی پنڈی سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے پنڈی بھی سفر کرنے والوں کی ہے، تو ایسے میں لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ انتظامیہ جو میٹرو بس کی سہولت ہے اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے اقدامات کیے جائیں چاہیے، یہاں پہ بسوں کی تعداد بڑھانی چاہیے، اور پھر خاص طور پہ جو کیونکہ کورونا بھی تک ختم نہیں ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں بالکل کورونا جو SOPs ہیں ان کے اوپر بھی بسوں کے اندر عمل درآمد کروانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ سہرش، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ FATF قوانین پر عمل درآمد، سونے اور زیورات کے لین دین کو دستاویزی بنانے کے عمل کا آغاز کر دیا گیا۔ اکاؤنٹ کمپنیز، پراپرٹی ایجنسیز، جیولرز کو 3 طرح کا ریکارڈ جمع کرانا ہوگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے نیا ضابطہ جاری کر دیا گیا۔ نئے قوانین کے تحت اکاؤنٹ کمپنیوں، پراپرٹی ایجنسیز، جیولرز کو 3 طرح کا ریکارڈ FPR کو جمع کروانا ہوگا۔ FPR کی جانب سے جاری دستاویز کے مطابق جیولرز کو 20,000 سے زائد کی خریداری پر ریکارڈ دینا ہوگا، جبکہ شناختی کارڈ، نائکوب کی تفصیلات بھی فراہم کرنا ہوں گی۔ دستاویز کے مطابق 20 لاکھ تک خریداری پر رسیدیں بھی دینا ہوں گی۔ FPR کے طے شدہ ضابطے کے تحت کاروبار کے بینیفیشل اونر کا پورا نام اور پتہ بھی بتانا پڑے گا، جبکہ کاروبار کی شروعات سے ترسیلات کی تمام تر تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی۔ دستاویز کے مطابق طلب کرنے پر ریکارڈ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو دینا ہوگا اور ضابطے کی خلاف ورزی پر اینٹی منی لانڈرنگ قانون کے تحت کارروائی بھی ہوگی۔ حکومت کی جانب سے FATF قوانین میں ترامیم حال ہی میں پارلیمنٹ سے منظور کروائی گئی ہیں، جس کے بعد FPR کی جانب سے نیا ضابطہ جاری کیا گیا ہے۔ کامران چودھری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ عوامی جمہوریہ چین کا قومی دن آج جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ہر پاکستانی چین کی خوشیوں میں شامل اور چین کے دوستوں کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ 1 اکتوبر عوامی جمہوریہ چین کا قومی دن۔ قومیں اپنے لیڈروں کی قیادت میں منزلوں کی سمت سفر کرتی ہیں، جس کی زندہ مثال چین ہے۔ طویل جدوجہد اور خانہ جنگی کے اختتام پر عوامی جمہوریہ چین نے آزادی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد چین ترقی کے منازل طے کرتا ہوا آج معاشی طور پر دنیا کی بڑی طاقتوں کی صف میں کھڑا ہے۔ چینی قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہیں ماؤ زے تنگ جیسا بے باک اور نڈر لیڈر ملا، جس نے آزادی سے لے کر 1976 تک اپنی قوم کی مخلصانہ قیادت کی اور قوم کو اس منزل تک پہنچایا جہاں سے اس کو اپنی منزل صاف نظر آنے لگی۔ چین کے عوام اپنا قومی دن زندہ دلی سے منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے عوامی جمہوریہ چین کو سب سے پہلے تسلیم کیا تھا۔ تب سے آج تک چین اور پاکستان کے درمیان انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ دوسری طرف چین نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ نبھایا ہے اور ہمیشہ غیر مشروط طور پر دوستی نبھائی۔ پاکستان کو معاشی اور دفاعی لحاظ سے خود کفیل بنانے میں چین کا کردار کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بلند تر، سمندر سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ چین کے ساتھ ہماری دوستی بڑی ٹھوس بنیادوں پر استوار، شرائط سے مبرا اور حکومتی شخصیات سے بالاتر ہے۔ آج ہر پاکستانی چین کی خوشیوں میں شامل اور چین کے دوستوں کو یوم آزادی پر مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ماہ ستمبر بھی بیت گیا لیکن ظلم و ستم کی سیاہ رات نہ بیتی۔ بھارت کی دہشت گرد فوج کے ہاتھوں مظلوم کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ ماہ ستمبر میں بھی جاری رہا۔ ایک ماہ کے دوران 18 کشمیری شہید ہوئے، جبکہ ظلم عظیم پر اقوام عالم ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنی رہی۔ قابض انتظامیہ نے مقبوضہ وادی میں 4G انٹرنیٹ سروس پر پابندی بڑھا دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی سیاہ رات چھٹنے کا نام نہیں لے رہی۔ دن بدن بھارتی درندوں کا جبر بڑھتا جا رہا ہے۔
माह सितंबर में मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म जारी रहा। कश्मीर मीडिया सर्विस ने 1 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। 1 माह के दौरान काबिज भारतीय फौज ने 18 कश्मीरियों को शहीद किया, जबकि 1 नौजवान को हिरासत में शहीद किया गया। गासिब फौज की कार्रवाइयों से 2 खवातीन बेवा और 4 बच्चे यतीम हुए, जबकि 16 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय दहशतगर्दों ने पैलेट गन से 4 अफराद जख्मी किए। 88 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया, 14 घरों को जला दिया गया, जबकि भारतीय फौज ने 567 सर्च ऑपरेशन किए। भारतीय फौज गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मकबूजा कश्मीर में महासरों में 148 कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। काबिज इंतजामिया ने मवासलाती महासरा करते हुए मकबूजा वादी में 4G इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। कश्मीरियों पर जुल्म ढा ढाकर भारतीय फौज नफसियाती मरीज बनने लगी। मकबूजा वादी के जिला जम्मू में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ने खुदकुशी कर ली। कश्मीर में तैनात भारतीय फौजियों की खुदकुशियों का रुझान बढ़ने लगा। आए रोज बुज़दिल भारतीय फौजी अपनी ही बंदूकों से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। मकबूजा वादी के जिला जम्मू में भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा ढाकर भारतीय फौजी खुद नफसियाती मरीज बनने लगे। हर दूसरा भारतीय फौजी अपने आप को कत्ल और वहशी तस्वुर कर रहा है। मकबूजा कश्मीर में तैनात पूरी भारतीय फौज नफसियाती मरीज या फिर अपने ज़मीर की कैदी बन चुकी है। भारत की इंसानी हुकूक की तंजीमों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां बढ़ने लगी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूरोपियन क़यादत से भारत के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यूरोपियन ऑफिस ने भारत में दफातर बंद करने पर यूरोपियन क़यादत से मुअस्सर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा, यह खामोशी का नहीं बल्कि मौक़िफ़ इख्तियार करने का वक्त है। यूरोपियन काउंसिल के सदर और यूरोपियन खारिजा अमूर के सरबरा और भारत में मौजूद EU मिशन को मुखातिब करते हुए एमनेस्टी EU ने अपने पैगाम में कहा कि यूरोपियन यूनियन तवील अरसे से अमली कार्रवाई से कासिर है, जिसके बाइस भारत में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीमें हमलों की जद में हैं। भारत की इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आकर एमनेस्टी इंडिया ने अपने बैंक अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर मुंजमद करने के बाद काम रोक दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के यूरोपियन ऑफिस ने आलमी इदारों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रियासत जूनागढ़ के नवाब जहांगीर खान ने फिर भारत का चेहरा बेनकाब कर दिया। उनका कहना था, भारत ने जिस तरह कश्मीर के साथ जुल्म किया ऐसा ही जूनागढ़ में भी हुआ। जूनागढ़ को एक जाली रेफरेंडम के बाद फौजकशी का निशाना बनाया गया। उन्होंने आलमी बिरादरी से इस मामले का नोटिस लेते हुए इस मुतनाज़ा इलाके में दोबारा आजादाना तौर पर रेफरेंडम कराने का मुतालबा भी किया। 27 अक्टूबर 1947 को उसने द सो कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो कश्मीर का हुआ इंडिया के साथ, उसके बाद उसने अपनी फौजें वहाँ भेज दी और कश्मीर का कब्जा ले लिया। उसके 13 दिन के बाद 9 नवंबर को उसने रियासत जूनागढ़ का भी कब्जा ले लिया अपनी फौजें भेज के। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की कितनी करारदादें भी आ चुकी हैं कि वहाँ रेफरेंडम करवाना चाहिए, तो उन्होंने कोई इस तरह का इकदाम नहीं करा। तो हम समझते हैं ये हिंदुस्तान ने बहुत एक गलत कदम उठाया। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस बात का फैसला करे कि जो कश्मीर के अंदर हो रहा है उसके सेंटिमेंट्स को रोंदा जा रहा है और जिस तरह उसमें जूनागढ़ के उस वक़्त लोगों के सेंटिमेंट्स को रोंदा, तो हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा साथ दे इस मसले पर और हम इस मसले को उजागर करेंगे इंशाअल्लाह। कराची में बुनियादी मसाइल कम होने के बजाय बढ़ने लगे। शहर के अक्सर इलाकों में कहीं सीवरेज का पानी तो कहीं कचरे और कीचड़ से सड़कें भरी हुई हैं। न्यू कराची सेक्टर 5E का शुमार भी इन्हीं इलाकों में किया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क पर कीचड़ और कचरा जमा होने से उनका कारोबार तबाह हो गया है। हाजिर हैं कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 5E के, जहां सेवरेज का निजाम दरम बरम है, जिसकी वजह से इलाके की मेन सड़क मुकम्मल बंद हो गई है। इलाका मकीनों के मुताबिक गुज़िश्ता 3 माह से इस सड़क पर सेवरेज और कीचड़ जमा है, जिसकी वजह से कारोबार बंद हो गया है। इन मुश्किलात की वजह से लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। हमारा कारोबार तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। दुकानों को सब पे ताले लग गए हैं, दुकानदार अपनी दुकानें छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। घर जो किराए पे चल रहे थे या लोग जो घरों पे रह रहे थे उन घरों में ताले पड़े हुए हैं। वो अपने बच्चों को यहाँ से किस तरह लेकर आए, किस तरह जाएं, सारे इनके रास्ते बंद हो चुके हैं। ये अब से नहीं है, तकरीबन 4 महीने हो गए और 4 महीने में बड़ी मुश्किल वक्त जो है ना हम लोगों ने गुजारा। इधर तकरीबन इतना पानी होता था इधर,
اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, بس آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں. شہریوں کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی پارٹیوں سمیت منتخب نمائندوں کو بھی شکایتیں کر چکے ہیں, لیکن کوئی داد رسی کرنے والا ہی نہیں. شکایت کی ہے, سب کچھ کیا ہے, یو سی آفس گئے تھے, وہاں بھی کہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا واٹر بورڈ سے کام کرا, وہ کہتے ہیں سیوریج والے کریں گے. سمجھ میں نہیں آ رہا کس سے گئے کیا کہیں. بھی تمام کاروبار ہیں سب بند کر کے جا چکے ہیں. یہاں کی یہ پورا صورت حال ہے کہ اپنی مدد اپنے تحت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کیمرے کے ذریعے کہ کیا برا حال ہے. صرف نیو کراچی کی ہی نہیں بلکہ شہر کے اکثر علاقوں میں ابلتے ہوئے گٹروں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے. حکومت سندھ اور سابقہ بلدیاتی نمائندوں کی جانب سے اگر نیک نیتی اور سنجیدگی سے کام کیا جاتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لاہور میں ضلعی حکومت ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک ہے. روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں گھروں سے ڈینگی لاروے تلاش کر کے انہیں تلف کیا جا رہا ہے. ضلعی حکومت شہر میں ڈینگی کی روک تھام کے لیے متحرک ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مختلف مقامات پر گھر گھر کو چیک کیا جا رہا ہے. ضلعی افسران کی جانب سے بھی ڈینگی دورے کیے جا رہے ہیں اور ٹیموں کی کارکردگی کو چیک کیا جا رہا ہے. چیکنگ کے دوران ڈینگی لارووں کو برآمد کر کے نہ صرف انہیں تلف کیا جا رہا ہے بلکہ گھروں کے مالکان کو وارننگ نوٹسز بھی جاری کیے جا رہے ہیں. ضلعی افسران کی جانب سے ٹیموں کو ایک جگہ سے ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر ڈینگی سپرے اور جہاں کہیں کھڑا پانی ہو فوری نکاسی آب یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ ڈینگی ورکرز گھروں کی چھتوں, روف مارکنگ اور کباڑ خانوں کی چیکنگ کریں. اسسٹنٹ کمشنر کینٹ مرضیہ سلیم نے دوران چیکنگ 3 گھروں سے ڈینگی لاروے برآمد کیے جنہیں فوری تلف کر دیا گیا اور مرضیہ سلیم نے اپنی نگرانی میں ڈینگی سپرے کرایا. ڈپٹی کمشنر لاہور دانش افضال نے ڈینگی ورکرز کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ ڈینگی مہم کے حوالے سے متحرک ہے اور ڈینگی لاروے کے خاتمے کو یقینی بنا رہی ہے. کیمرامین محمد امین کے ساتھ سید وقار حسین, سچ نیوز, لاہور. وہاڑی میں ضلع انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے شہری گندا پانی پینے اور گندگی میں رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں. مزید جانیں گے حسنین علی سے. جی حسنین. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں بہاڑی کے نواحی علاقہ مسلم ٹاؤن میں جہاں پر شہری شراپا احتجاج ضلع انتظامیہ کے خلاف. شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار ہم نے درخواستیں گزاری ہیں, تاحال ضلع انتظامیہ نے ہماری جو سیوریج اور جو سڑکیں ہیں ان کو ریپیئر نہ کیا گیا ہے. جس میں میرے موجود ہے شہری مزید جانتے اس حوالے سے کیا کہیں گے. وقت ہمارے مسلم ٹاؤن کا جو حالت ہے یہ گلیوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے اس وقت, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہماری یہ عوام ہے اس کا یہ ان کو انصاف چاہیے. ہم نے مطلب ضلعی انتظامیہ کو درخواست بھی سینڈ کی ہے کہ تاکہ ہمیں نا تھوڑا انصاف مل سکے. آج ہم نے اسی لیے مطلب یہ عوام بھائیوں کے لیے ہم مطلب یہی کر سکتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا پینے کے لیے صاف پانی مل سکے, ٹھیک ہے. اور ہمارا پانی کا جو سیوریج کا انتظام ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے, ٹھیک ہے. اور یہ جی بالکل, شہری کا کہنا ہے کہ ہم ضلع انتظامیہ اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور جو ہے ہمارے جو سیوریج کا نظام ہے اس کو بحال کیا جائے تاکہ ہم صاف پانی پی سکیں. میرے ساتھ مزید شہری موجود ہے, مزید سے جانیں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے. یہاں پہ نہ پانی کا انتظام ہے, گندا گٹر لائن بھی نہیں ہے, نہ بجلی ہے, نہ سڑکیں ہیں, کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے اور ہم شہری حدود کے اندر بیٹھے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں. لہٰذا برائے کرم سے مہربانی کر کے ہماری حال پر رحم کریں. جی بالکل, شہری کا کہنا ہے کہ جہاں پر ہم موجود ہیں یہاں پر نہ تو کوئی صاف پانی کا انتظام ہے اور نہ ہی کوئی سڑکیں ہیں اور نہ ہی سیوریج کا نظام ہے. ہم حکومت وقت اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ فی الفور ہمارا سیوریج کا نظام اور پانی کا نظام بہتر بنایا جائے. حسنین, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. ملک بھر کی طرح نواب شاہ میں بھی جہاں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے وہیں کم وولٹیج بھی روز کا معمول بن گئے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کے قیمتی برقی آلات خراب ہونے لگے. مزید تفصیلات جانیے آصف رضا عاشق کے اس رپورٹ میں. ہیسکو کی جانب سے بجلی بحران کے نام پر کی جانے والی لوڈ شیڈنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے جہاں شہریوں کا پہلے ہی سے جینا محال کیا ہوا تھا تو اب ہیسکو کی جانب سے شروع کیا گیا نیا سلسلہ جس میں وولٹیج کی کمی بیشی نے شہریوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا ہے کیونکہ وولٹیج کی کمی بیشی کے سبب سے گھریلو صارفین کے قیمتی برقی آلات جن میں فریج اور ریفریجریٹر اینڈ کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء شامل ہیں تو دوسری جانب کمرشل صارفین کی بھاری بھرکم مشینریز کے جل جانے کا اندیشہ نہ صرف بڑھ جاتا ہے بلکہ یقینی ہو جاتا ہے. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے تو کافی پریشانی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا کام رک رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نا وولٹیج کی کمی کی وجہ سے ہماری موٹریں جل رہی ہیں جو ہمارے لیے بڑے پریشانی کا باعث بن رہا ہے. تو برائے مہربانی میسکو سے ہم مطلب کیا اپیل کرتے ہیں کہ اس کو درست کیا جائے اور لوڈ شیڈنگ کو بہتر سے بہتر آپ صحیح کریں. لائٹ جی صبح سے آنکھ مچولی کھیلتی رہتی ہے, کبھی آتی ہے کبھی چلے جاتی ہے. ابھی صبح سے
अभी तक लाइट आई नहीं है, आती है तो उसके वोल्ट पूरे नहीं होते, हमारी मोटर के जलने के खतरे होते हैं, मजदूरों की दिहाड़ी हमारी किची में पड़ जाती है, हम गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। दुआ ये है कि अब इस मुल्क में लाइट हो ही नहीं, उसकी वजह है कि गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है। एक तो लाइट नहीं है, फिर दूसरी जो ये बच्ची कुछ लाइट दे रहे हैं, हमें वोल्टेज इतने लो दे रहे हैं कि लोगों की बेचारों की, हम मिस्टर ये मैकेनिक है, हमारा हक है, हमारी दुआ यही होती है कि अल्लाह पाक रोजी दे, लेकिन इस रोजी से हम लोग भी अपसेट हैं बहुत ज़्यादा कि वो लोगों की बेचारों के वोल्टेज की डाउन होने की वजह कंप्रेसर जल जाते हैं, ऐसे ज़्यादा हम लोग बनाकर आते हैं, पीछे लोगों की कंप्लेन है कि भाई नहीं चल रहा उस्ताद, ये मसला वो मसला, जाके दिखाते हैं बेटे को लाइट नहीं है। वोल्टेज की कमी और बेशी जिससे इनकी परेशानी में इजाफा हुआ है कि वोल्टेज की कमी और बेशी से इनकी भारी मशीनरी, कीमती मशीनरी जो है उनके जल जाने का अंदेशा है, तो लिहाजा इनका लोड शेडिंग का और वोल्टेज का मसला हल किया जाए, यही इनकी इंतजामिया से और हेस्को वालों से अपील है। कैमरा टीम के हमारा आसिफ रजा आशिक, सच न्यूज, नवाबशाह। बॉक्सिंग के शायकीन के लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट सजने जा रहा है। 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में रिंग सजेगा। बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट 3 अक्टूबर को इस्लामाबाद में सजेगा। पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान इस्लामाबाद पहुंच गए। आमिर खान की अहलिया फरियाल खान भी उनके हमरा हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर आमिर खान प्रमोशन के ज़ेर एहतमाम बॉक्सिंग मुकाबले में एशियन टाइटल के लिए फाइट करेंगे। आमिर खान दिन 1 बजे इस्लामाबाद में बॉक्सिंग मुकाबले के बारे में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लाहौर में खवातीन के क्रिकेट खेलने के रुझान में इजाफा होता जा रहा है। LCCA ग्राउंड में खवातीन कौमी विमेन टीम में जगह बनाने के लिए नेट प्रैक्टिसेस करती दिखाई देती हैं। रिपोर्ट करेंगे वकार हुसैन। लाहौर में खवातीन के क्रिकेट खेलने के रुझान में इजाफा होता जा रहा है। LCCA ग्राउंड में खवातीन कौमी वुमेन टीम में जगह बनाने के लिए नेट प्रैक्टिस करती दिखाई देती हैं। खवातीन क्रिकेटर्स का कहना है कि शहर में खवातीन एकेडमीज की तादाद में इजाफा होना चाहिए। मैं बैट्समैन हूँ और मैं घर में भी प्रैक्टिस करती हूँ, यहाँ पे भी आके नॉकिंग करते हैं। फोकस है, अच्छे कोचेज हैं हमारे, हमें सिखा रहे हैं और इंशाल्लाह हम बड़े स्टार बनेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वुमेन्स को भी सपोर्ट करे और उनको भी अच्छे उनके लिए भी टूर्नामेंट करवाए जाएं ताकि वो अपना अच्छा टैलेंट शो करें। लाहौर में क्रिकेट कॉलेज, अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन, ज़हीर अब्बास क्रिकेट एकेडमी और शुएब अख्तर क्रिकेट एकेडमी खवातीन को क्रिकेट की तरबियत के मौके फराहम कर रही हैं। मुझे फास्ट बॉलिंग नहीं आती थी, उन्होंने मुझे बताया उसकी ग्रिप कैसे करनी है, उसको कैसे डिलीवर करना है बॉल को आगे। शुएब क्रिकेट एकेडमी के कोच बादल बाबर का कहना था कि कौमी वुमेन टीम की खिलाड़ी भी नेट पर अपने तजुर्बात शेयर करती हैं, जिनसे एकेडमी से वाबस्ता खवातीन क्रिकेटर्स की भरपूर हौसला अफजाई होती है। PCB को चाहिए कि वुमेन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है ना वो भी बहाल करे। डिस्ट्रिक्ट बंद कर दी है, जो लड़की यूनिवर्सिटी में से खेल के आगे चलेगी, बाकी लड़कियां वेस्ट हो जाती हैं। अगर क्रिकेट का जुनून रखने वाली खवातीन क्रिकेटर्स प्रोफेशनली तौर पर एकेडमीज को ज्वाइन करके स्किल्स हासिल करें तो क्रिकेट फील्ड्स में खवातीन कम होने की वजह से वो कौमी टीम में जगह बना सकती हैं। खवातीन क्रिकेटर्स का कहना है कि हुकूमत उन्हें बेहतरीन मौके फराहम करे तो ये भी कौमी टीम में शामिल होकर मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। कैमरामैन जिशान ज़ाहिद के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।